नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज में से दूसरे पाठ का अंतिम भाग पढ़ेंगे। पाठ प्रारंभ करने से पहले पढ़े हुए पाठ का सार देख लेते हैं। ल्हासा की और जो पाठ है ये एक यात्रा वृतांत है जिसे राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 और 30 की अपनी यात्रा पर लिखा है। यह नेपाल से तिब्बत जाने के दुर्गम रास्तों का रोमांचकारी वर्णन करता है। ये जो मार्ग था ये तिब्बत का आने जाने का मुख्य मार्ग था। यह तात्कालिक समय में व्यापारिक रास्ता ही नहीं बल्कि एक सैनिक रास्ता भी था। इसलिए चारों ओर फौजी चौकियां और किले थे जिसमें चीनी पलटनें रहा करती थी। आज इन्हीं किलों में किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। अब लेखक जो है वो यहाँ पर तिब्बती समाज के बारे में, उनका सामाजिक जीवन के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर जाति पाति और छुआछूत नहीं थी। औरतें पर्दा नहीं करती थी। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर कोई भी अपरिचित व्यक्ति घर के अंदर जा सकता था। घर की सास या बहू जो थी उन्हें चाय बना के दे देती थी और अगर आप स्वयं बनाना चाहें तो उसकी भी मनाही नहीं थी। यहाँ पर चाय सोडा, नमक, मक्खन आदि डालकर मिट्टी के बर्तन में परोसी जाती थी। लेखक बताते हैं कि जब वो पहली बार यात्रा कर रहे थे 1929 और 30 के अंदर, उस समय उनके मित्र सुमति उनके साथ में थे। वो भिखारी के वेश में थे। फिर भी ठोंगला के आखिरी गांव में उनके मित्र की जान पहचान होने के कारण उन्हें अच्छे घर में रहने की जगह मिल जाती है। लेकिन 5 वर्ष बाद में जब वे इसी रास्ते से पुनः लौटे तब वे भिखारी के वेश में नहीं थे बल्कि एक सभ्य या भद्र वेश के अंदर थे। लेकिन फिर भी रहने की उचित व्यवस्था नहीं मिलती। उन्हें सबसे गरीब झोंपड़े में रहना पड़ता है। यह बहुत कुछ लोगों की मानसिकता पर निर्भर करता है, क्योंकि शाम के समय ये जो लोग हैं ये छंग, जो कि एक प्रकार की मदिरा है, इसे पीकर अपने होशो हवास खो बैठते हैं। अब लेखक बताते हैं कि उन्हें डांडा थोंगला के सबसे ऊंची जगह जो थी वहां जाना था, जो कि 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित था और काफ़ी खतरनाक जगह थी। यहाँ मीलों तक कोई भी गांव नहीं दिखाई देता था। यह डाकुओं के लिए एक सुरक्षित स्थान था। ये पहले व्यक्ति को मारते थे, बाद में उन्हें लूटते थे। चाकू, बंदूक आदि रखना आम बात थी। सरकार भी पुलिस पर अधिक खर्चा नहीं करती थी। लेखक और सुमति को जहाँ भी खतरा लगता वे टोपी उतारकर भीख मांगने लगते थे। लेखक बताते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ऊंचा चढ़ना था, मीलों सफ़र तय करना था, तो वो कहते हैं कि मैंने अपने मित्र सुमति से कहा कि लंगौर पहुंचने के लिए हमें 2 घोड़े कर लेने चाहिए, जिस पर हम सामान भी रख लेंगे और चढ़ के हम लोग सफ़र भी तय कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, इससे आगे पढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 27। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। अब लेखक बताते हैं कि दूसरे दिन वे घोड़े पर बैठकर आगे की ओर चल देते हैं, एक जगह चाय पीने के रुकते हैं और फिर शाम तक वे डांडे पहुँच जाते हैं। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए। लेखक बताते हैं कि पूरब से पश्चिम की ओर दक्षिण दिशा के अंदर जो थे उन्होंने हजारों श्वेत शिखर जो थे हिमालय के देखे थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ की सफ़ेदी थी न किसी तरह की हरियाली। अब लेखक बताते हैं कि भीटे का अर्थ होता है टीले, ठीक है, जिस पर कि न तो कोई हरियाली होती है न ही बर्फ दिखाई दे रही थी, बिल्कुल नंगे थे, मतलब पहाड़ पत्थर थे सिर्फ उसके ऊपर और कुछ भी नहीं था। उत्तर से बहुत कम बर्फ वाली चोटियां उन्हें दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे का देवता का स्थान था, जो पत्थर के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब लेखक क्या बताते हैं, उत्तर की तरफ जो था सबसे उन्हें
कम बर्फ वाली जो चोटियाँ थी वो दिखाई दे रही थी। उसके साथ ही साथ डांडे जो जगह थी, सर्वोच्च स्थान मतलब सबसे ऊंचा वाला जो स्थान था, वहाँ पे उनके देवता का निवास स्थान था, जहाँ पर कि ढेर सारे तो पत्थर थे, जानवरों के सींग थे और रंग बिरंगी झंडियों से जो थे, कपड़ों की झंडियों से उस स्थान को सजाया हुआ था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। उतराई अर्थात हमें उतरना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। लेखक बताते हैं चढ़ाई चढ़ना तो वाकई मुश्किल था, लेकिन उतराई जो था, उतरते वक्त हमें समस्या नहीं आई। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकान के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं डॉन क्विंटोस की तरह अपने घोड़े पर झूमता चला जा रहा था। अब लेखक कहते हैं कि हम लोग क्योंकि घोड़े पे थे तो उतरते समय ज़्यादा हमें समस्या नहीं आ रही थी, लेकिन जो मेरा घोड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा था, धीमे चल रहा था, सुस्त था। हमारे साथ में 2-3 लोग और चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो घोड़ा था वो मेरे बाकी मित्रों से बिल्कुल ही पिछड़ गया। मैंने सोचा कि शायद चढ़ाई की थकान है, इसलिए मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे जो था वो मैं बिल्कुल ही अलग रह गया। अब लेखक अपनी तुलना जो है वो एक स्पेनिश नॉवल के हीरो से करते हैं, जिसका नाम यहाँ पे बताया गया है डॉन क्विविस्तो। वो कहते हैं कि जिस प्रकार वो घोड़े पे बैठ के झूम के चलता था, उसी प्रकार से मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि मैं घोड़े पे बैठ के झूम कर चल रहा हूँ। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब जोर डालता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर से पूछने से पता चला कि लंगौर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटा, उसी को पकड़ा। अब लेखक क्या बोलते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मेरा घोड़ा था वो आगे चल रहा था या पीछे चल रहा था। मैं थोड़ा सा उस पर दबाव डालने का प्रयास करता तो वो और भी ज़्यादा सुस्त हो जाता। एक रास्ता ऐसा आता है जहाँ पे कि 2 रास्ते फट रहे थे। लेखक कहते हैं कि मैंने जो था वो दूसरा रास्ता पकड़ लिया, लंडकौर वाला रास्ता दाहिने वाला था। आगे 1.5 मील तक चला गया। फिर मैंने एक घर पे पूछा कि भाई ये रास्ता जो है लंडकौर जाता है, तो वहाँ पे बताया गया कि नहीं, ये नहीं, दाहिने हाथ का जो रास्ता था वो आपका लंडकौर का रास्ता था। वापस आते हैं लेखक, दाहिने हाथ का रास्ता पकड़ते हैं और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतज़ार करते हुए मिले। अब लेखक बोलते हैं कि मैं वापस आता हूँ और चलता हूँ उसी रास्ते पे, तो लगभग मुझे 5 बजे के आसपास जो था वो गांव से करीब 1 मील दूर जो था वहाँ पे मेरे मित्र सुमति मुझे इंतज़ार करते हुए दिखे। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में थे। अब लेखक क्या बोलते हैं, क्योंकि सुमति उनका इंतज़ार बहुत देर से कर रहा था और मंगोल, क्योंकि वो मंगोल थे तो उनका मुंह वैसे ही लाल होता है और गुस्से के अंदर तो उनका मुंह और भी तमतमा रहा था, अत्यधिक गुस्सा थे वे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद कर रहा था। अब लेखक क्या करते हैं, क्योंकि सुमति गुस्से में था, वो कहता है कि कहाँ थे तुम इतनी देर तक, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले। कंडे जो है वो उपले होते हैं जो कि जलाने के काम में आते हैं, और कहते हैं मैंने इतनी बार चाय गर्म की तुम्हारे लिए। लेखक बहुत नरमी से जवाब देते हैं अपने मित्र को कि मित्र, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। देखो मेरा घोड़ा तो देखो कितना सुस्त है, कैसे चल रहा है। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आ जाता था उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता था, मतलब शांत हो जाता था। लंगौर में वह एक अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उसके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म थुम्पा मिला। अब लेखक क्या बोलते हैं कि उसका गुस्सा शांत हो गया, अब हम
फिर लंडकौर में एक अच्छी सी जगह ठहर गए, क्योंकि यहाँ पर भी मेरे जो मित्र थे सुमति, उनके जान पहचान वाले थे। पहले तो हम लोगों को चाय के साथ सत्तू दिया गया। अब सत्तू जो है ये भुना हुआ आटा होता है बेटा, या तो गेहूं का मान लीजिए, चने या जौ, किसी का भी भुना हुआ आटा, उसे सत्तू कहते हैं। और रात के समय उन्हें गर्मा गर्म थुम्पा मिला। थुम्पा जो है एक आप ये कह सकते हो वहाँ की तिब्बती एक डिश है जो कि खाने में खाई जाती है। अब लेखक कहते हैं कि उन्होंने अपने मित्र के साथ में वहाँ ठहरे और ये सारी चीज़ें खाई। अब हम टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर तक एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है टिंगरी समाधिगिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने से पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर तो उधर लगा ही देगा। मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। उसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार कर लिया। अब लेखक कहते हैं कि अब जो हम लोग थे, जिस स्थान पर थे, एक टिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा एक टापू सा दिखाई देता था। लेखक कहते हैं कि सुमति जो थे वो, क्योंकि यहाँ पे भी उसके काफ़ी सारे जानकार थे, तो वो कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे जो थे वो अपने मित्रों को बांटना चाहते थे। अब ये जो आपकी जो चीरियाँ बताई गई हैं बच्चों, ये बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि ये कपड़े की बनाई गई छोटी छोटी झंडियाँ होती हैं, जिससे कि ये एक प्रसाद के रूप में वहाँ बांटी जाती है, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को दी जाती हैं। साथ ही अगर ये ख़त्म होने वाली होती हैं तो दोबारा कपड़ा लेके उसको बना ली जाती है, इसे ख़त्म नहीं होने दिया जाता। तो लेखक कहते हैं कि मुझे ये डर था कि अगर सुमति निकल गया तो वो हफ्ते भर से पहले नहीं आएगा। तो मैंने अपने मित्र से कहा, भाई लहासा चल चलो, जहाँ पे भी रुकना हो वहाँ पे ये बांट देना, लेकिन ऐसे भी दूसरे गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें एक्स्ट्रा जो है अत्यधिक पैसा दे दूंगा। वो मान जाता है। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का अर्थ होता है सामान उठाने वाला, जिसे हम एक तरह से कुली कह सकते हैं, लेकिन कोई नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज़ धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप में जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीज़ें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिंगरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान के से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। अब लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने वहाँ से निकलकर लगभग 10-11 बजे के आसपास हम लोग निकले, जिस समय बहुत ज़्यादा धूप थी। हमने कोशिश की कि हमें कोई भरिया अर्थात कुली मिल जाए, लेकिन हमें नहीं मिला। अब तिब्बत की धूप भी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और साथ में सामने की तरफ धूप पड़ रही थी, मतलब ललाट, मतलब हमारा जो फॉरहेड, माथा जिसे हम कहते हैं, उस पर धूप पड़ रही थी। लेकिन क्या करें, चलना तो था ही, हम चल रहे थे। अब सामने की तरफ धूप थी तो बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन जो हिस्सा छाया की तरफ था वहाँ पर अत्यधिक ठंड लग रही थी, क्योंकि वहाँ की ठंड भी बहुत कड़ाके की होती है। अब लेखक कहते हैं कि हम लोगों ने अपना जो सामान था वो पीठ की तरफ लाद लिया, ताकि पीछे से गर्माहट मिले हम लोगों को और हम आगे की ओर चल पड़े। वैसे तो टिंगरी में भी उनके परिचित थे सुमति के, लेकिन वे बहाना बनाते हैं किसी और से मिलने का और हम शेखर विहार की तरफ चल पड़ते हैं।
तिब्बत की ज़मीन बहुत अधिक छोटे बड़े ज़मींदारों में बटी है। इन जागीरदारों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों अर्थात विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतज़ाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीरदार के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले, हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था। अब लेखक क्या बोलते हैं कि हम लोग आगे की ओर चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो है ये ज़मीनें जो हैं वो जागीरों में बटी हुई थी, लेखक बताते हैं। और ये कहते हैं कि अधिकतर जागीरें जो थी वो मठ जो स्थान होता है वो बौद्ध भिक्षु के रहने की जगह होती है, उन्हीं के अंदर में आती थी। उन्हें विहार भी कहा जाता है। और अपनी अपनी जागीर जो थी उसमें जो ज़मींदार था कुछ खुद करता था, कुछ बाकी बेगार के अंदर दे दिया करता था। अब यहाँ पे बेगार के जो मज़दूर थे वो भी आसानी से मिल जाते थे। बेगार बच्चों एक प्रकार की प्रथा होती है जिसके अंदर मज़दूर को पैसा नहीं दिया जाता, उससे ऐसे ही काम करवाया जाता है। ये प्रथा हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है और इससे लोगों का शोषण भी किया जाता है। अब लेखक बताते हैं कि ऐसे ही एक उनके जो भिक्षु थे, क्योंकि भिक्षु जो थे वो इन खेतों की जिम्मेदारी लेते थे, उनकी देखरेख करते थे। ऐसे ही एक भिक्षु का नाम बताया गया है नमसे, जो कि एक भद्र पुरुष थे। और लेखक कहते हैं कि हालांकि मेरा जो वेश था, मैंने जो कपड़े धारण किए हुए थे वो भिकमंगों के थे। मैं ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझसे कोई ढंग से मिल पाता, लेकिन मैं वाकई अचंभित रह जाता हूँ जब वो मुझसे इतने ही आत्मीयता के साथ में मिलते हैं। लेखक आगे बताते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा मंदिर था जिसमें कुंजर अर्थात बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। लेखक कहते हैं कि यहाँ पे एक मंदिर था जिसके अंदर बुद्ध वचन की जो हस्तलिखित का अर्थ होता है हाथ से लिखी गई पोथियाँ अर्थात मोटी किताब जो थी वो रखी हुई थी। मेरा आसन तो वहीं लग गया। अब लेखक बोलते हैं कि मेरा जो आसन था वो तो वहीं लग गया। क्यों? क्योंकि मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ था। आपको पता है जो लेखक वगैरह होते हैं उन्हें तो पढ़ने का और लिखने का शौक़ ही होता है। वह बड़े मोटे कागज़ पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम की नहीं रही होगी। अब लेखक बोलते हैं कि बहुत अच्छा मोटा कागज़ था उसका, जिस पर सुंदर सुंदर अक्षरों के अंदर यह लिखी हुई थी। और लेखक बताते हैं कि एक जो पोथी थी वो 15 सेर से कम की नहीं थी। सेर जो है बेटा वो आपका 1 किलो से कुछ कम होता है। और सोचिए अब 15 अर्थात लगभग 15 या 14 किलो के आसपास की एक किताब थी, तो कितनी भारी होगी वो। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तक के भीतर था, इसलिए मैंने उसे जाने के लिए कह दिया। अब लेखक बोलते हैं कि सुमति फिर से अर्थात मेरा जो मित्र था वो फिर से मुझसे अनुमति मांगता है कि मैं अपने यजमानों के पास चला जाऊं, क्योंकि अब मैं कहाँ था? पुस्तक के भीतर था। पुस्तक के भीतर का अर्थ है कि मैं पुस्तक पढ़ने में लीन हो चुका था, इसलिए मैंने उसे जाने से नहीं रोका। बोला ठीक है जाओ, मिलकर आ जाओ। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि कम से कम 2-3 दिन तो लगाएंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। टिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब लेखक क्या बोलते हैं कि मैं तो खुश हो रहा था कि अब जो सुमति है इसे 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, मैं आराम से ये पोथियाँ पढ़ूंगा। लेकिन वह तो दूसरे दिन गए और दोपहर से पहले चले आए वो। अब फिर वो कहते हैं कि हम आगे वाले गांव की तरफ निकल लेते हैं। टिंगरी गांव के अंदर, जो कि वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, अपना सामान अपनी पीठ पे लाते हैं और जो भिक्षु थे नमसे उनसे विदाई लेते हैं और आगे के सफ़र पर चल देते हैं। तो बच्चों ये पाठ था आपका ल्हासा की, और जो कि एक यात्रा वृत्तांत है।